हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आए हैं ऑनलाइन। इस बैच में हम शुरू किया था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो आज क्लास नंबर 5 होगा। पिछले क्लास में हम बताए थे कि यूनिट फर्स्ट बताएंगे तो यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना था वह सारा कॉन्सेप्ट बताए थे। आज यूनिट फर्स्ट में जिस चैप्टर का जिस कॉन्सेप्ट का यूज होता है वही कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं आज के क्लास में। तो किसी भी छात्र को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट भी करेंगे। देखना, पहला आपको लिखा हुआ था होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप। तो होमोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, जब यह जानेंगे आप तो यूनिट 2 में आपको रिंग भी पढ़ना है। तो रिंग के बारे में भी हम बता चुके थे। जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है यह सारा चीज़ हम आपको बताने का प्रयास किया था। तो आज हम आप लोग को शुरू कर रहे थे सेमेस्टर 1 का बैच। यह पढ़ा रहे थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा किसी भी छात्र को अगर दिक्कत होगा ना तो आप कमेंट करेंगे। यह जो हम एमएससी का बैच डाल रहे थे, इस चैनल का नाम था बीएससी मैथ विथ राम बाबू सर। उसी चैनल पर यह ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं और ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुका है एमएससी का, सेमेस्टर 1 का अभी और सेमेस्टर 4 का। तो जो भी छात्र अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो, नंबर दिया गया है, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। बैच शुरू हो चुका है। तो इसमें आज हम बता रहे हैं आप लोग को कि होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप क्या होता। तो यह सब हम आपको बेसिक बताएंगे। आपने पार्ट 3 में पढ़ा होगा, सिर्फ हम आपको आज झलक दिखा रहे हैं, किस लिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो आज हम आप लोग को यहाँ बता रहे थे होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। तो ध्यान दीजिएगा, होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। यह जो हम बता रहे हैं आप लोग को ना, यह बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, ताकि जो आपका सिलेबस है वहाँ पर हम प्रवेश कर चुके हैं तो वहाँ किंतु परंतु नहीं आएगा। कारण ये पहला क्लास में ही आपने पार्ट 2 में भी पढ़ा था, पार्ट 3 में भी पढ़ा था पहले ग्रुप के बारे में, लेकिन यहाँ भी आपको ग्रुप का काम पड़ रहा। इसलिए यह 2-3 क्लास हम आपको बेसिक बताने का प्रयास किया है। तो इस तरह से हम बता रहे थे होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप। तो होमोमॉर्फिज्म कब होगा, तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए जैसे आपने पढ़ा था फंक्शन या मैपिंग, तो फंक्शन होने के लिए कम से कम 2 सेट होना चाहिए, ए और बी, जो दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, खाली ना हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट। उतना डीप में तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो यूज पड़ता है ना वो सारा कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं आप लोग को। तो होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता। तो हम मान लिया कि 2 ग्रुप है, मान लेते बाबू होमोमॉर्फिज्म होने के कंडीशन है कि मान लिया कि यह ए और बी कोई 2 सेट है। तो ध्यान दीजिएगा बारीकी से, मान लिया ए और बी कोई 2 सेट है लेकिन ग्रुप पर है। तो मान लेते यहाँ पर कि यह जी और जी डैश अलग अलग कोई 2 ग्रुप है, और इस ग्रुप के लिए हम मान लेते वो बाइनरी ऑपरेशन है, और इसके लिए हम मान लिया यह स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। और जी का मान अगर जी डैश में गया तो यह एक फंक्शन एफ है। यह जो फंक्शन है ना, फंक्शन को या मैपिंग को, यही फंक्शन अगर ग्रुप होगा तो क्या कंडीशन होगा, और होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या कंडीशन है। तो आपने पार्ट 3 में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ यूज पढ़ रहा है, इससे सारा चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं।
तो यहाँ से क्या कहेंगे बाबू, जैसे मान लेते इसमें कोई भी एलिमेंट अगर ए है, यहाँ हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए। अगर यहाँ बी लेंगे, यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ बी। तो ध्यान देना होगा आपको कि अगर ए एलिमेंट है जी का, तो फंक्शन ऑफ ए एलिमेंट है जी डैश का। क्लियर। तो यहाँ तो परिभाषा हम लोग लिखेंगे, मान लेते हैं यहाँ से कि लेट जी और ओ एंड मान लिया जी डैश और जी डैश और जी डैश और यह स्टार इतना बी एनी टू ग्रुप। मान लिया जी और जी डैश अलग अलग दो ग्रुप है। तब यहाँ कह रहा देन ए फंक्शन, फंक्शन कहो या मैपिंग कहो, यह हो जाएगा एफ सच दैट जी टेंस टू जी डैश इतना इज सैड टू बी ए। यह होमोमॉर्फिज्म होगा। तो क्या कंडीशन है, देन ए फंक्शन एफ सच दैट जी टेंस टू जी डैश इज सैड टू बी ए होमोमॉर्फिज्म ग्रुप। तो होमोमॉर्फिज्म ग्रुप होने के लिए कंडीशन है यहाँ पर क्या, इफ के फंक्शन ऑफ, आपने यहाँ ए और बी मान लिया, कोई यहाँ एक्स वाई भी मान लेगा। तो हम मान लिया यहाँ से कि फंक्शन ऑफ यह ए ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन फंक्शन ऑफ बी। अगर इस कंडीशन को पालन करेगा तो यह जो फंक्शन है ना एफ, यह होमोमॉर्फिज्म होगा। होमोमॉर्फिज्म होने के लिए आपको याद रखना होगा कि फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन बी बराबर फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन फंक्शन ऑफ बी। आप यहाँ से कह सकते बाबू फॉर ऑल यह ए और बी अगर एलिमेंट है जी का, तो यहाँ से कहेंगे देन फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी एलिमेंट है जी डैश का। तब होमोमॉर्फिज्म होने के लिए इस कंडीशन को पालन करना चाहिए, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होगा, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होगा। तो होमोमॉर्फिज्म क्लियर हो गया कि फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन बी बराबर फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन फंक्शन ऑफ बी होना चाहिए। दिस इज द होमोमॉर्फिज्म फंक्शन। होमोमॉर्फिज्म के बाद एक आता है यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप या आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। तो आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप क्या होता, हम मान लिया यहाँ पर कि आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए भी यहाँ दो कोई भी ग्रुप है, वह फंक्शन, वह जो फंक्शन होगा ना, वह अगर 1 1 भी होगा और ऑन्टो भी होगा तो वह फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म होगा। यानी आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए कि वह फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, वह फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन्टो भी होना चाहिए, तो वैसे फंक्शन को हम लोग आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए कंडीशन आपको याद रखना होगा बाबू, हम लोग इसका काम करेंगे। तो लिखा जा सिंपल परिभाषा कि लेट जी और ओ एंड जी डैश और ओ डैश मान लो या स्टार मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ओ डैश लिखो या स्टार ही लिखो, स्टार इतना बी एनी टू ग्रुप। मान ले यह दो ग्रुप है, तो यह जो फंक्शन होगा ना, देन ए फंक्शन एफ सच दैट जी टेंस टू जी डैश इतना इज सैड टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म
आइसोमॉर्फिज्म होगा, यह आइसोमॉर्फिज्म होगा कब? आइसोमॉर्फिज्म होने की कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ, या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। यह जो फंक्शन है ना, यह फंक्शन क्या होना चाहिए, है ना, यह आइसोमॉर्फिज्म होगा कब? यह फंक्शन, पहला कंडीशन हो गया कि यह एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। और सेकंड नंबर में कहेंगे कि यह एफ इज एन वन वन ऑन्टो फंक्शन भी होना चाहिए। यानी आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए जो भी फंक्शन है वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और वन वन ऑन्टो फंक्शन भी होना चाहिए। अब बताओ, आपने पढ़ा था 12 में ही वन वन फंक्शन और ऑन्टो फंक्शन, यहाँ काम पड़ गया। तो वन वन फंक्शन का मतलब हुआ कि वैसा फंक्शन वन वन फंक्शन होगा जिस फंक्शन में एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो या डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज हो। और ऑन्टो का मतलब कोडोमेन की संख्या और रेंज की संख्या समान होना चाहिए, तो वह फंक्शन ऑन्टो फंक्शन होगा। इसलिए कहा कि आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए वह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और वन वन ऑन्टो होना चाहिए, तो वह फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए आप सीख गया कि कोई भी फंक्शन अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए यह तीन कंडीशन को पालन करेगा, तो वह फंक्शन आसानी से आप बना सकते हो कि वह आइसोमॉर्फिज्म होगा। आइसोमॉर्फिज्म के बाद एक आता था कर्नल ऑफ द फंक्शन। यह सब हम बारीकी से आपको बता रहे हैं और यह एमएससी का बैच है, तो आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो बारीकी से आप लोग ध्यान देंगे, यह एमएससी का बैच है, इसलिए आपको इसमें 100% थ्योरी है और इस थ्योरी को बहुत ही हम सरल तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। और कहने का मतलब एमएससी मास्टर डिग्री उसके लायक हम बनाने का प्रयास करेंगे, समय जो भी लगे, लेकिन आज के बाद आप लोग का क्लास डेली होगा, क्लियर। और यह जो हम शुरू किया एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें 100% लैंग्वेज है, लेकिन वैसे भी एमएससी में जो भी पेपर पढ़ोगे ना उसमें थ्योरी ही है, लेकिन उस थ्योरी को बहुत ही बारीकी से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म क्या होगा। थोड़ा बारीकी से आप अगर ध्यान दोगे ना तो आसानी से आप समझ सकते हो, क्लियर। एक होता था कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म, इसका यूज पड़ता है, इसलिए बारीकी से हम बता रहे हैं आपको। कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म, कोई भी ग्रुप है तो कर्नल क्या होगा। कर्नल कहने का मतलब हम जब ग्रुप का परिभाषा बताए थे आप लोग को, तो वहां पर क्लियर किया था कि ग्रुप होने के लिए 4 लॉ को पालन करना चाहिए और एबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 लॉ को पालन करना चाहिए। जब हम शुरुआत में क्लास लिया था तो आपको लगा होगा कि सर तो पार्ट 3 का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूज होता है भैया, इसलिए हम थ्योरी पर विशेष जोर दे रहे हैं ताकि आपको किंतु परंतु ना रहे, आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। और जिस बुक में ज्यादा लैंग्वेज ज्यादा ऑब्जेक्टिव उसी से तैयार होता है। और एमएससी है बाबू, बार बार हम कह रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम भरसक प्रयास कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को बारीकी से बताने का। जितना सरल तरीका से है उस सरल तरीका से हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही बारीकी से बता रहे हैं। तो कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म का मतलब हुआ कि कोई भी फंक्शन है वह होमोमॉर्फिज्म है, लेकिन वह कर्नल का मतलब होता कि बहुत एलिमेंट का एक ही इमेज हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग कर्नल
कहा जाता। तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हो। मान लेते कोई भी फंक्शन है यहाँ से कि इफ या एफ, मतलब एफ कोई भी एक फंक्शन है, मान ली वह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, यह जो फंक्शन है ना, यह होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म, यह जो फंक्शन है यह होमोमॉर्फिज्म है ऑफ ए ग्रुप जी इनटू ए ग्रुप, मान लिया जी है, तब करा देन कर्नल ऑफ एफ डिनोटेड बाय कर्नल ऑफ एफ, ऐसे भी इसको डिनोट किया जाता है। यह डिफाइंड होगा कब, एज डिफाइंड एज कर्नल ऑफ एफ बराबर, मान लेते हैं यह के का मतलब यह एक सेट मान लिया एक्स एलिमेंट है जी का, तो सच दैट फंक्शन ऑफ एक्स बराबर होता है ई डैश। यह ई डैश क्या है यहाँ पर, कहेंगे हो यार, यह ई डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी डैश। ध्यान दीजिएगा, यह आइडेंटिटी एलिमेंट है, यह आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी डैश। कहने का मतलब कि कोई भी फंक्शन अगर होमोमॉर्फिज्म है, अगर वह कर्नल होगा, तो कर्नल होने के लिए यहाँ से आप ऐसे भी कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। जैसे मान लिया कि यह दो ग्रुप है, मान लो यह जी और जी डैश, इसके अंदर एलिमेंट है मान लो ए, और यहाँ भी ए का भी इमेज हो गया यह फंक्शन ऑफ ई, यानी इसको आपका सेम एलिमेंट आ गया, यानी इसका मान हो गया ई डैश। फंक्शन ऑफ बी, इसका भी मान ई डैश हो गया। तो यह जो फंक्शन है ना, सबका मान अगर ई डैश हो गया तो यह कर्नल हो जाएगा इस होमोमॉर्फिज्म का। यह पार्ट 3 में भी पढ़ना था और आपको एमएससी में भी यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इससे मालूम चल गया, ये कहेंगे यह ए अगर एलिमेंट है जी का, बी अगर एलिमेंट है जी का, इसीलिए फंक्शन ऑफ ए एलिमेंट है जी डैश का और फंक्शन ऑफ बी एलिमेंट है जी डैश का। लेकिन यहाँ से क्या करा, जब कर्नल निकालोगे इसका मतलब यह अलग अलग एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए ई डैश, और ई डैश हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसीलिए जी के लिए ई और जी डैश के लिए ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है। और आपने पढ़ा था, हम भी बताए थे जब ग्रुप के बारे में बताए थे, तो वहां पर बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब 4 गो जोड़ घटाव गुना भाग, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ 2 ही केस में लागू होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैंने कहा था आइडेंटिटी एलिमेंट को जनरली ई से डिनोट करेंगे। ई का मान 0 प्लस के केस में, ई का मान 1 गुना के केस में, वही हो गया बाबू। यह ई डैश अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्वेश्चन के अनुसार यह ई डैश का मान 0 भी हो सकता, ई डैश का मान 1 भी हो सकता, लेकिन यहाँ दो फंक्शन का गुना हो गया, इसलिए ई डैश का मान हमेशा 1 होगा, और 1 होगा तो गुना के केस में। इसलिए आप याद रखना बाबू कि आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म और किसी भी होमोमॉर्फिज्म फंक्शन का कर्नल निकालने के लिए कि बहुत सा एलिमेंट है, सभी एलिमेंट का इमेज अगर यह ई डैश हो जाएगा तो वह सेट, वह फंक्शन कर्नल हो जाएगा उस होमोमॉर्फिज्म का। क्लियर है? इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है कि जो भी अगर ग्रुप है, जैसे मान ले फंक्शन ऑफ ई बराबर फंक्शन ऑफ ई डैश हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स एक्स का इनवर्स लेंगे तो पूरे फंक्शन ऑफ एक्स का इनवर्स हो जाएगा। यह सब प्रॉपर्टीज है, इस सब का हम यूज करेंगे आगे, तो जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पर हम समझाने का प्रयास करेंगे।
वैसे हम लोग बहुत सा केस पढ़ा होगा यहाँ पर, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, जहाँ काम पड़ेगा ना वहाँ हम इस सब का यूज करेंगे। एक आगे पढ़ना था परमुटेशन ग्रुप, उसका भी काम पड़ेगा तो हम बताएंगे आप लोग। देखिए अब बताओ कि सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप, कोई भी ग्रुप है और उस ग्रुप का सब ग्रुप कह रहा है, तो हम मान लेते हैं कि G कोई भी एक ग्रुप है और H कोई भी एक सेट है, कि वह H अगर सबसेट होगा G का, लेकिन वह H जो सबसेट होगा ना वह H नल सेट नहीं होना चाहिए, इम्पटी ग्रुप नहीं होना चाहिए, यानी H बराबर नहीं हो फाई, फाई मतलब नल ग्रुप, नल सेट, तब वह H सब ग्रुप कहलाएगा। कब? जब कंडीशन है कि A और B अगर एलिमेंट है H का, तब A और B एलिमेंट G में भी होना चाहिए। और क्या है कि H सबसेट है G का, इसलिए दोनों को ऑपरेशन करोगे, A ऑपरेशन B also एलिमेंट G का और A ऑपरेशन B also एलिमेंट H का, तब कहेंगे कि H का हो या H का नहीं हो, तब उस केस में कहेंगे कि वह जो ग्रुप होगा ना वह सब ग्रुप है G का, और H अपने आप में एक ग्रुप होगा। एक पढ़ा होगा आपने कॉम्प्लेक्स ग्रुप, है ना, कोई भी H अगर सबसेट है G का, तो हम इसको लिख देते हैं बाबू, इसका यूज करेंगे। यह सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं आप लोग को, बारीकी से ध्यान देंगे। एक यहाँ पर होता है सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। मान लो कोई भी ग्रुप है मुन्ना, उस ग्रुप का सब ग्रुप क्या होगा, तो आप तो पहले भी पढ़ चुके हो कि मान लिया G कोई भी एक ग्रुप है, मान लेते हैं यहाँ से कि लेट G और O इतना बी ए ग्रुप, मान लिया G कोई भी एक ग्रुप है और O कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, एंड H कोई भी सेट, मान लिया एंड H इज एनी सबसेट ऑफ द ग्रुप G, ऑफ द ग्रुप G। कहने का मतलब कि यह होना चाहिए, यह जो H लेंगे ना वह H नॉन इम्पटी होना चाहिए, यानी H नॉट इज कर टू फाइव, ठीक है। तब कह रहे हैं देन प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप, तब यहाँ से प्रॉपर्टीज है, देन बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप। इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे हम, कि मान लो यह G कोई भी एक ग्रुप है और यह H कोई भी एक सेट है, लेकिन यह H सब सेट है किसका, यह G का, यही H सब ग्रुप होगा G का, लेकिन यह H नॉन एम्प्टी होना चाहिए, खाली नहीं, कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। यह कहीं कहीं प्रॉपर, ऐसा भी लिखा रहेगा कहीं कहीं, यह H प्रॉपर सबसेट है G का, तभी आप पकड़ लोगे। देन बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप, यहाँ प्रॉपर्टीज है ग्रुप का, क्या ग्रुप का प्रॉपर्टीज है कि हम मान लिया यहाँ से कि लेट यह A और B अगर एलिमेंट है H का, A और B अगर एलिमेंट है H का, तब आपको यहाँ से कहना होगा कि देन यह A ऑपरेशन B also एलिमेंट G का, क्या है कि यह H प्रॉपर सबसेट है G का, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहां से A और B अगर एलिमेंट है H का, देखो एक मिनट ऐसे लिखो, तब यहां से कह देंगे हम लोग कि यह A और B also एलिमेंट G का, कहा कि H का है तो G का भी होगा, इसीलिए इम्प्लाइज। अगर यहाँ से आप यह भी कह सकते हो, दोनों को यह करेंगे तो A ऑपरेशन B also एलिमेंट G का होना चाहिए, और जब G का है तो कहेंगे A ऑपरेशन B also एलिमेंट H का हो भी सकता, या A ऑपरेशन B एलिमेंट नहीं होगा H का, क्लियर। जब H का है तो G का होगा, लेकिन G का है तो कोई जरूरी नहीं है H का होगा, हो भी सकता या नहीं भी हो सकता। तब हम इस केस में कहेंगे कि अगर A और B अगर एलिमेंट है H का, तो H सुटेबल हो गया, इसलिए कहेंगे यह H सबसेट है G का। तब यहाँ से कह सकते हो यह H अपने आप में एक ग्रुप होगा, और H कोई भी होगा ना
तो वह H सबसेट है G का, इसलिए यहां से कहेंगे सो यह H इज ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G। इस तरह से फिर आप लोग पढ़ेंगे वहां पर कि कॉम्प्लेक्स ग्रुप क्या होता, कारण कि हम लोग को होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म का काम पड़ेगा, फिर साइडो थ्योरम पढ़ाएंगे, नॉर्मल सब नॉर्मल सीरीज पढ़ाने जा रहे हैं, इस सब का यूज पड़ता है। इसलिए यह कॉन्सेप्ट थोड़ा हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। अगर यह कॉन्सेप्ट अगर सीख जाते हो बाबू तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, अच्छी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं आप लोग को, देखो एक होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप, तो कोई भी H सबसेट है अगर G का तो वह अगर कॉम्प्लेक्स ग्रुप होगा G का। क्लियर, सब ग्रुप के लिए समझिएगा कि H सबसेट है G का तो वह सब ग्रुप होगा। इसी तरह से बहुत सा कॉन्सेप्ट था, तो सब ग्रुप समझ गए हम लोग, और दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। इस जब सवाल में काम करे तो हम यूज करेंगे। एक होता था कॉसेट, तो आपने पढ़ा होगा लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट, जहाँ यूज होगा वह चीज हम बताएंगे आपको। यहाँ पर सिर्फ हम समझा रहे हैं आप लोग को कि कॉसेट दो प्रकार का होता है, अगर लेफ्ट से गुना करो तो लेफ्ट कॉसेट और राइट से करो तो राइट कॉसेट हो जाता है। जैसे मान लिया यहाँ से इस सब का यूज पढ़ने जा रहा है बाबू। जैसे मान लो यह है कॉसेट, दो प्रकार का होता है, एक होता है लेफ्ट कॉसेट और दूसरा होता है बाबू राइट कॉसेट। तो लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट क्या होता है, जैसे मान लिया कि H कोई भी सब ग्रुप है G का, हम मान लेते हैं यहाँ से कि लेट यह H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, यानी H सब ग्रुप है G का तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। तो हम अगर यहाँ से मान लेते हैं कि लेट अगर A एलिमेंट है G का, तब यहाँ से कहेंगे देन, और H इंटू ए लेंगे तो कहेंगे H इंटू ए, यह हो जाएगा लेफ्ट कॉसेट। अगर हम A से गुना करेंगे, अगर लेफ्ट से गुना किया तो लेफ्ट कॉसेट, और राइट से करेंगे तो H यह हो गया, ऐसे लिखो आप। अगर हम लेफ्ट से गुना किया A इंटू एच तो इसको कहेंगे लेफ्ट कॉसेट, और राइट से करेंगे H इंटू ए, इधर राइट से गुना करोगे तो इसको कहेंगे राइट कॉसेट। जब वहाँ सवाल में यूज होगा ना तो वहाँ हम बताएंगे, यह सब हम लोग पढ़ के आए हैं, लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट क्या होता। ठीक है, मॉडलों के बारे में पढ़े होंगे, परमुटेशन ग्रुप पढ़े होंगे, तो उस सब का हम यूज करेंगे। क्लियर, एक पढ़े होंगे आप नॉर्मल सब ग्रुप, यहाँ हम लोग के सिलेबस में है कि नॉर्मल सब नॉर्मल क्या होता, तो हमारे सिलेबस में दिया है बाबू नॉर्मल सीरीज और सब नॉर्मल सीरीज। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि सब नॉर्मल क्या होगा, सब नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल सीरीज क्या होगा, तो ये सब हम आपको अगले क्लास में लेकर आएंगे। आज भी हम आपको बेसिक बता रहे थे, तो अगले क्लास में आपको बताएंगे, क्लास नंबर 7, हाँ क्लास नंबर 7 होगा। तो अगले क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं नॉर्मल सीरीज और सब नॉर्मल सीरीज क्या होता। ठीक है, अगले क्लास में हम आप लोग को बताएंगे, यही चैप्टर शुरू करेंगे। अगले क्लास में हम बताएंगे आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, यानी क्लास नंबर 7 होगा। क्लास नंबर 7 में जो चैप्टर बताएंगे उस चैप्टर का हम हेडिंग मार देते हैं। इस चैप्टर का नाम होगा नॉर्मल सीरीज। इस चैप्टर से आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है, तो यह हम आप लोग को अगले क्लास में शुरू करेंगे। नॉर्मल अगले क्लास में शुरू करेंगे, हम अगले क्लास में शुरू करेंगे आप लोग को नॉर्मल सीरीज क्लास नंबर 7 में। इसको आप लोग बारीकी से देखेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में इसी अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।